नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नेपाल की त्रासदी सिर्फ नेपाल की ही त्रासदी नहीं है, पूरी दुनिया की त्रासदी है। दुनिया के 36 देश इस महाप्रलय की चपेट में आए हैं। भारत के 300 से ज्यादा नागरिक अभी लापता हैं। अमेरिका के 65, ब्रिटेन के 33, यूक्रेन के 61, मलेशिया के 51, कनाडा के 25, ऑस्ट्रेलिया के 35 और खुद नेपाल के 149 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 11 साल की बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक 5 सेकंड में पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क, ताकत से ताकतवर मुल्क अपने नागरिकों को ढूंढने में लगे हैं। चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तमाम देशों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कुदरत के सामने कोई ताकत टिक नहीं पा रही है। अभी तक 552 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल पा रहा है और महाप्रलय का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ है। भोटे कोशी नदी के ऊपरी हिस्से में एक प्राकृतिक झील बन गई है जो धीरे धीरे ओवरफ्लो कर रही है और उसका पानी तेजी से नीचे आ रहा है। इस नई झील में 25 लाख टन पानी भरा हुआ है, जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इस बार झील फट गई तो पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी तबाही होगी। ये सैटेलाइट इमेज बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसमें 3 लोकेशंस पर ध्यान दीजिए। दाईं तरफ ऊपर की ओर वही लांगटांग लिरुंग पीक है जहां 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटा और नेपाल में तबाही आई। लांगटांग लिरुंग के ठीक नीचे दाईं तरफ जो स्पॉट आपको दिख रहा है वो पुरेपू तसांगपो नदी है जो तिब्बत में आती है। लांगटांग लिरुंग पीक के ठीक सामने जो स्पॉट आपको दिख रहा है वो छोचेन खेला है जो 3 किलोमीटर की एक रिवर स्ट्रीम है और ये भी तिब्बत में ही आती है। पुरेपू तसांगपो और छोचेन खोला ये दोनों ही फ्लैश फ्लड में तबाह हुए रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अब नेपाल पर इसी ट्रायंगल का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल है कि ये खतरा क्या है। वो खतरा ये लोकेशन है जहां नदी या नाले का रास्ता अचानक बंद हो जाने की वजह से एक बैरियर लेक यानी प्राकृतिक झील बन गई है जिसका पानी ओवरफ्लो कर रहा है और ये झील किसी भी वक्त टूट सकती है। ये गूगल अर्थ से ली गई छोचेन खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों की संगम वाली जगह है जहां रास्ता बंद होने की वजह से प्राकृतिक झील का पानी जमा होता जा रहा है और अब ओवरफ्लो करने लगा है। शुक्रवार सुबह प्राकृतिक झील का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से नीचे के इलाकों में पानी की रफ्तार में अचानक से तेजी आ गई। चारों ओर पैनिक मच गया। ये क्यों हुआ, पहले आपको ये समझाते हैं। नेपाल पर मंडरा रहे जल प्रलय का सीधा कनेक्शन 26 अगस्त को आई तबाही से जुड़ा हुआ है। जिस नई प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा मंडरा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ही वो ग्लेशियर है जो 26 अगस्त को टूटा था और जिसने नेपाल में सैकड़ों लोगों की जान ले ली, हजारों को लापता कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और अब उस ग्लेशियर के टूटने का पहला वीडियो भी आ गया है। ये 26 अगस्त का वही वीडियो है जिसमें आप साफ साफ लांगटांग लिरुंग पीक पर ग्लेशियर टूटने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड होते हुए देख सकते हैं। मलबा कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस धुएं के जैसे दिख रहे गुबार से साफ साफ देख सकते हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद ड्रोन कैमरे में मलबे की जैसी तस्वीरें कैप्चर हुई। सेम टू सेम वैसी तस्वीरें उस वक्त भी दिखी जब वो मलबा पानी के तेज बहाव के साथ नीचे की ओर आया। दोनों तस्वीरें एक साथ देखने पर साफ पता चलता है कि ग्लेशियर टूटने की तस्वीर ओरिजिनल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चाइनीज टूरिस्ट ने यह वीडियो उस वक्त अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया जब वो अपने ड्रोन को उड़ा रहा था और जब हमने इसी ड्रोन फुटेज में कैप्चर हुई ग्लेशियर टूटने और उसके बाद लैंडस्लाइड आने वाले फ्रेम को गूगल अर्थ की इमेज से कंपेयर किया तो उसमें भी साफ साफ दिखाई दिया कि ये वही लोकेशन थी। बाईं तरफ वाली ड्रोन फुटेज में वही स्पॉट दिख रहा है जहां ग्लेशियर टूटा और दाईं तरफ वाली केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गूगल अर्थ की इमेज में दिख रहा है स्पॉट भी वही लांगटांग लिरुंग पीक वाला ही है। और इस बात की पुष्टि ये दो तस्वीरें भी कर रही हैं। ड्रोन फुटेज के आखिरी फ्रेम में आप जिस डोम को देख रहे हैं उस डोम के ठीक सामने लांगटांग लिरुंग पीक का वो स्पॉट है जहां ग्लेशियर टूटा था। ग्योरोंग के बाद तिमुरे एरिया, जिसे गेटवे ऑफ नेपाल आप समझ लीजिए, क्योंकि चाइना नेपाल का बॉर्डर है। वहां से जैसे ही एंट्री आएगा और यहां पहुंचने में करीबन 30 मिनट लगेगा। पिछली बार जब 30 मिनट का आया तो 9 मीटर तक इसकी लहरें गई। जो इसका पूरा मलबा है वो ऊपर बना और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जब जहां पर हम हैं ये करीबन 100 फीट से ऊंची की इसकी ऊंचाई है और ये चारों तरफ एक तरीके से सिक्योर जोन है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहाँ पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए ये होटल सनशाइन पूरा तरीके से भरा हुआ था। इस समय कोई यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। रेस्क्यू जो लगातार चल रहा था, करीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स नेपाल आर्मी के जो चल रहे थे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया है क्योंकि वो रसुआ एरिया में जाकर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। तस्वीरों के माध्यम से आप त्रिशूली नदी देख लीजिए और इसी के तेज उफान पे जो आपको सामने का स्ट्रेच दिख रहा है, जहां पे पूरा बाजार था वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ वाइप आउट हो गया। वहां पर कुछ भी नहीं है। तेज उफान, तेज लहरें अभी बहुत तेज हैं। रसुआ यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टेड एरिया के तौर पर है और यहाँ पर चारों तरफ आपको जो इस समय त्रासदी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे शब्दों में बयां करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस समय बहुत ही सुहानी ये त्रिशूली नदी लग रही है। लेकिन ये तेज उफान है और इस उफान के साथ साथ जो घर थे वो सभी लोगों के घर बह गए। पानी देखिए दोस्तों कितनी स्पीड आ रहा है और ये त्रिशूली का अभी लाइव दिखा रहे हैं आपको। ये बहुत तेज पानी आ रहा है। ये देखिए ये नीचे में पानी बहुत तेज, बहुत तेज। ये जो ऊपर है ना त्रिशूली से 2000 फीट ऊपर पानी कर दिया है। ये देखिए ये पुराना बाजार है त्रिशूली का और ये पानी देखिए यहाँ पे उधर से ये पूरा सिलेंडर सब बह के आ रहा है। ये देखिए पानी और ये पूरा पब्लिक इधर भागा हुआ है। ये देखिए पानी इधर आ रहा है। अब सवाल है कि 26 अगस्त के बाद नेपाल पर अब एक नए जल प्रलय का खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये आपको गूगल अर्थ से ली गई तस्वीरों की मदद से समझाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, 26 अगस्त को लांगटांग लिरुंग पीक पर ग्लेशियर टूटने वाली जगह के ठीक नीचे दाईं तरफ जो स्पॉट आपको दिख रहा है वो पुरेपू तसांगपो नदी है। लांगटांग लिरुंग पीक के ठीक सामने जो स्पॉट आपको दिख रहा है वो छोचेन खोला है जो 3 किलोमीटर की एक रिवर स्ट्रीम है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों नदियों का संगम ठीक सामने की ओर बीच में होता है, लेकिन अभी ये स्पॉट ब्लॉक हो रखा है क्योंकि संगम वाली जगह पर 26 अगस्त के फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर जमा हो गए और यहाँ एक बैरियर लेक यानी प्राकृतिक झील बन गई है। चाइनीज सोशल मीडिया वेबों पर इस वक्त एक ऐसी झील का वीडियो चल रहा है जिसमें आप एक बड़े हिस्से में बनी प्राकृतिक झील को देख सकते हैं। पहाड़ से भूस्खलन, मिट्टी, पत्थर का ढेर, हिमस्खलन या अन्य मलबा नदी के बीच में गिरकर एक प्राकृतिक बांध बना देता है। इस बांध के पीछे पानी जमा होने लगता है और एक झील बन जाती है। यही झील बैरियर लेक या लैंडस्लाइड डैम लेक कहलाती है। इस तरह की झील अक्सर अस्थिर होती है। अगर प्राकृतिक बांध टूट जाए तो अचानक बहुत सारा पानी नीचे की ओर बह निकलता है। इससे भयंकर बाढ़ आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लैंडस्लाइड, ये जो ग्लोफ बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं, ये जब भी फ्लड्स आते हैं ये एरियाज जो है नोन एरियाज हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स बनी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जब बड़ा हैवी रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइडिंग होती है और उसके साथ एवलांच और जो आइस आता है और उसके साथ जो डेब्रिस फ्लो होता है, वो आप सोचिए कि इतने हाई एलिवेशन से एकदम जब लोअर एलिवेशन पे आएगा तो 180 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से वो जो पानी है वो नीचे आएगा नदी के अंदर। और वैली जो है बड़ी नैरो है, जो ऊपर नीचे वैलीज जो है चौड़ी हो जाती हैं लेकिन ऊपर बड़ी नैरो होती हैं। तो ये जो डेब्रिस आता है ये सीधी तरह इफेक्ट करता है। चाइना में भी इफेक्ट किया है इसने, यहाँ पे भी इफेक्ट किया, सब जगह ये इफेक्ट करता है। और इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी से देखा है तो पता चलता है कि डेब्रिस फ्लो है बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा जो है लैंडस्लाइडिंग और डेब्रिस फ्लो और एवलांच की वजह से हुआ है, जिसमें ग्लोव भी शामिल है और हैवी रेनफॉल भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें मिला के, और वहाँ की जो रॉक टाइप्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं,
हायर हिमालयन क्रिस्टाइल्स और जो साउथ तिब्बत डिटैचमेंट के साथ जो रॉक्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल है। वो बड़ी जल्दी डेब्रिस भी है और हार्ड रॉक्स भी, दोनों मिला के वो एक बड़ा अच्छा मिश्रण बनाती है जो कि बड़ी स्पीड से नीचे जाता है। आपने देखा कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो है स्पीड से उछल के आते हैं, तो क्या बचेगा उसके अंदर। नेपाल से जुड़े हैंडल्स भी अब इस प्राकृतिक झील का वीडियो साझा कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अभी तक इस झील में 25 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है, जो हर मिनट बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में 30 लाख घन मीटर या कहें कि 5 अरब लीटर पानी इसमें और आ सकता है। 1 घन मीटर पानी का मतलब हुआ 1000 लीटर पानी, 5 मिलियन घन मीटर पानी का मतलब हुआ 5 अरब लीटर पानी। ये लगभग 2000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर है, या कहें कि 20 लाख पानी के टैंकर जितना है। अगर एक टैंकर 2500 लीटर का हो, यानी अगर ये झील टूटी तो संकरी घाटियों में पानी तेज रफ्तार से आएगा, जिससे पानी का स्तर अचानक से 2 से 5 मीटर या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। इसका जो टूटना है वो बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई छोटी सिस्मिक एक्टिविटी हो गई, समझिए हल्का सा भूकंप आया, उसमें दरार पड़ सकती है। अगर पानी बहुत ज्यादा भर गया, समझिए, और जो ग्लोबल, मैं तो ग्लोबल वार्मिंग बोलता नहीं, अब तो ग्लोबल हीटिंग ही बोलता हूँ। ये हीट का जो चक्कर चल रहा है, तो इतनी गर्म जो हमारा वैश्विक तापमान हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो एक्चुअली टूट रहे हैं। जो परमाफ्रॉस्ट है, जो ग्लेशियर जिससे बनते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो भी बहुत ये में मतलब वार्मिंग के कारण वो भी ढीले पड़ चुके हैं। तो ये जो है, इसको तो मैं ये बोलता हूँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये आज न कल तो होना ही है। वो कब होगा उसका एक मसला है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और उसका एक टाइमिंग का फैक्टर है जिसको हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। चिंता की बात यह है कि यह जल प्रलय आता हुआ दिख रहा है। आज ही चीन की तरफ से लातांगली रेंगफेंग में 7227 मीटर की ऊंचाई पर भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ का आधा हिस्सा ढह गया है। पूरी घाटी धूल और मलबे के बड़े बादल में घिरी हुई दिख रही है। चाइनीज मीडिया CGTN ने आज ही ड्रोन से ली गई ये तस्वीर भी जारी की है। कहा है कि बर्फीले पहाड़ पर हिमस्खलन हुआ है और करीब 50,000 घन मीटर बर्फ का मलबा बैरियर लेक में चला गया है। ड्रोन से ली गई इस इमेज में आप बर्फीले पहाड़ से गिरते हिमस्खलन और नीचे मौजूद प्राकृतिक झील को साफ साफ देख सकते हैं। खतरा कितना बड़ा है ये आप एक और तस्वीर से समझिए। ये आज ली गई तस्वीर है। इसमें नेपाल के भूस्खलन का ग्राउंड जीरो दिख रहा है। यहीं से दाईं तरफ की ऊपरी घाटी से मलबा नीचे गिरा और मुख्य नदी घाटी में जाकर टकराया, जिससे नीचे की तरफ भारी तबाही मच गई। लेकिन गौर से देखने पर इसकी असली वजह साफ नजर आती है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा गायब है और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल भी रहा है। हम इस समय ये जो त्रिशूली बाजार का मेन एंट्री पॉइंट पर एक ऊंचाई वाला एरिया है जहां पे पुलिस स्टेशन है, ठीक इसी जगह पर है। क्योंकि हम जब अंदर से बाहर की तरफ आए तो उस दौरान ये अनाउंसमेंट होने लगा कि सभी को अलर्ट रहना चाहिए। ग्योरांग जो एरिया है तिब्बत के अंदर, जहां पे शिनजियांग प्रांत में पड़ता है, दरअसल जो बाउल बना था पूरा ग्लेशियर का, उसके फटने की संभावनाएं जताई जा रही थी। दोबारा से इसकी जानकारी मिली और नेपाल पुलिस ने अब से कुछ देर पहले ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी और इसीलिए बहाव तेज हुआ। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर इसे ब्लॉक किया गया है और आगे की तरफ जितनी भी दुकानें ओपन हुई थी उन सबको रोका गया है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दी गई है। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को कहा गया है कि वो कहीं से भी आगे की तरफ ना जाएं, इन सब लोगों को रोका जाए और इसीलिए नेपाल जो पुलिस के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। ये जो घर में जो लोग थे वो लोग भी अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको भी यहाँ से जाकर सुरक्षित जगहों पे जाने के लिए कहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से महज 10 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर जो त्रिशूली नदी है वो बहती है, लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है, करीबन 40 फीट के लगभग डेप्थ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सुरक्षित जगह जरूर है, लेकिन यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप समझें, यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी, जितने भी लोग थे, उन सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर आने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया कि कोई भी अंदर ना जाए। उसके अलावा जो, क्योंकि ये जो मुहाना दिख रहा है आपको, ये जो एंड पॉइंट है, दरअसल इसके साथ में ही यहाँ से जो पूरा का पूरा तेज बहाव है वो बहता है।
जो यहाँ पर दुकानें जितनी भी थी जो खुली थी आज नॉर्मल डे होने की वजह से और रेस्क्यू एंड रिलीफ चल रहा था, उन सबको बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। जो लोग अंदर थे, चाहे वो यहाँ आए हुए मीडिया कर्मी हो या फिर उसके अलावा जो यहाँ पर जो लोग रहते थे, उन लोगों को सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। वो ऊपर की तरफ आपको जो लैंडस्लाइड जोन दिखाई दे रहा है, दरअसल उसके पैच पे जितने भी घर थे उन सबको खाली करवाया गया है। ये यहाँ पर उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, यातायात कार्यालय था, ये इस समय बंद है, ताला लगा हुआ है। ये जो लोगों के घर थे जैसे तैसे वो अपने घरों से निकल के सुरक्षित और ऊंचाई के एरिया में गए। ये ठीक सामने की तरफ 1, 2, 3, 4 ये 4 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है, इस इमारत में भी जो लोग हैं वो अब सुरक्षित जगहों पर गए हैं। अभी रसुआगढ़ी से वहाँ पे ग्लेशियर फटने के कारण से उधर से फ्लैश फ्लड आ रहा है, इसीलिए हम सबको इवैक्यूएट करवा रहे हैं। यहाँ से सब को जो नदी किनारे है वहाँ से दूर कर रहे हैं। नीचे के एरिया में सबको मतलब रोक दिया गया है, कहीं कोई जाने की? जी, यहाँ से बैरिकेटिंग से इस पार किसी को जाने का इजाजत नहीं है। यहाँ से नदी कितना दूर है, जरा एक बार दिखाइए, बताइए। यहाँ बस यहीं पे, हाँ। यहीं से, और यहाँ पे पूरा रास्ता खराब है। 100 मीटर ऊपर तक बाढ़ आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग भी मत रहिए। कितना बोला है क्या? 100 मीटर ऊपर तक आ सकता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे मत रहिए, यहाँ से आगे जाइए कृपया करके प्लीज। अब आप एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो नेपाल प्रहरी, नेपाल पुलिस और नेपाल आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये ठीक सामने यहाँ पर त्रिशूली नदी है, जिसके बहाव और उफान की वजह से ये कहा जा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि इसमें और ज्यादा उफान आएगा। और ये सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, विसिल बजा के, और ये सबको जानकारी दे रहे हैं। और ये लगातार अनाउंसमेंट इस समय की जा रही है। यानी हर बीतते सेकंड के साथ दूसरे महाप्रलय का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेपाल में चारों ओर पैनिक मच गया है। और पैनिक मचने की वजह ये वीडियो है। पुरेपू तसांगपो नदी और छोचेन खोला नदी के संगम पर मलबा मौजूद होने की वजह से बने प्राकृतिक झील में एक बार फिर से भूस्खलन होने लगा है। और इसी झील से फ्लैश फ्लड के एक और राउंड का खतरा बहुत बढ़ गया है। यह खतरा कितना बड़ा है, अब यह समझिए कि 48 घंटों से इस झील में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को पानी बैरियर के ऊपर से बहने लगा है और रुक नहीं रहा, और ये महाप्रलय के संकेत हैं। असली बांध में स्पिलवे होता है, जो पानी को ऊपर से सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए बना होता है। मलबे के ढेर में कुछ नहीं होता। जब पानी ढीली चट्टान और मिट्टी के ऊपर से बहता है तो वो कुछ मलबा अपने साथ ले जाता है। इससे छोटी सी नाली कट जाती है, फिर उस नाली में और पानी जाता है तो वो और गहरी हो जाती है। गहरी नाली, ज्यादा पानी और तेज कटाव, फिर ये अपने आप तेज हो जाता है। योरांग के बाद अब दोभान में भी आर्टिफिशियल लेक बनकर तैयार है। पानी का रिसाव हो रहा है और इसीलिए नेपाल पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया है कि जो नदी के मुहाने पर रह रहा है, चाहे बोटकोशी नदी हो या फिर उसके बाद त्रिशूली या नारायणी नदी, वो सभी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। रात का अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान हैं वो इस पूरे एरिया और पैसेज को त्रिशूली बाजार से जो आगे की तरफ जाता है उसको खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने यहाँ पर जो नाइट विजन डिवाइसेस के साथ जो घर हैं मलबे में तब्दील हो गए थे, उन सभी में जिंदगियां तलाशने के लिए साथ में जो डेबरी है यानी जो मलबा करीबन 10 से 15 फीट का है, उन सब जगहों से लोगों को ढूंढने के लिए, घरों के पीछे वाले हिस्से में ढूंढने के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस समय लगातार काम करते हुए नेपाल पुलिस, नेपाल प्रहरी, उसके अलावा जो स्काउट्स के लोग हैं वो हैं, और मैनुअली भी लोगों को तलाशने का काम लगातार जारी है। नहीं, अभी 2-3 घर में ऐसे देख लिया। अभी कल होगा, स्टॉप हो गया ना काम, तो अभी आदमी जा नहीं सकता है, इतना वो मलबा है। कल हो जाएगा वो सब। और जो नेपाल पुलिस के लोग हैं वो इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि रात का अंधेरा हो गया है, कोई भी आगे ना जा सके, और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। आज पूरे दिन में कुल मिला के 1400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
500 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। उसके अलावा करीबन 2000 से ज्यादा जो मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश में अभी भी टीम जुटी हुई है। यानी भोटे कोशी हो या त्रिशूली, आने वाले कुछ घंटों में आसमान से किसी को कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। प्राकृतिक झील खुद अपने आप में चेतावनी है। जो 26 अगस्त को हुआ, जिस तरह ग्लेशियर टूटा, मलबा गिरा और फिर तबाही आई, उससे बड़ी तबाही आ सकती है। खतरा टला नहीं है और बढ़ गया है। किर्गिस्तान में 2 दिन के बाद एससीओ की मीटिंग होने वाली है और पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है। शी जिनपिंग और पुतिन भी एक दूसरे से मिलेंगे। धड़कनें यूरोप की बढ़ी हुई हैं। यूरोप को डर है एटम बॉम्ब का। पुतिन की रडार पर ब्रिटेन और जर्मनी हैं। रूस उन्हें कई बार खबरदार भी कर चुका है। सारी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन क्या 1 किलो टन का एटम बम गिरा देंगे? क्या यूक्रेन से पहले यूरोप पर एटमी हमला करेंगे? पुतिन के टारगेट पर ब्रिटेन और जर्मनी क्यों हैं? ज़ेलेंस्की ने 27-28 की दरमियानी रात फिर पुतिन की नींद उड़ा दी। रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक यारोस्लाव तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमले में 27 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हो गई। यूक्रेन ने इसी रात रूस के एंजल्स एयरबेस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से भीषण हमला किया। यहां पुतिन के Tu-95MS का बेस है, जो यूक्रेन पर हवा से मिसाइल लॉन्च करते हैं। कस्तोर रिफाइनरी को पुतिन का एयर डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन हमलों से नहीं बचा पाया। वाइल्ड बेरीज का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों का शिकार बन गया। पुतिन के कैंप में तबाही मचाने के लिए ज़ेलेंस्की के पास ब्रिटेन में डेवलप एडवांस ड्रोन हैं, जिनकी डिलीवरी लगातार यूक्रेन को मिल रही है। रूस के खिलाफ 8 तरह के ड्रोन से यूक्रेन हमले कर रहा है, जिन्हें पुतिन का एयर डिफेंस रोकने में बार बार फेल हो रहा है। इनमें ल्यूटी ड्रोन, एरोप्रॉक्ट A-22 फॉक्स बैट ड्रोन, बिवर ड्रोन, ओजोश ड्रोन में लंबी दूरी तक मार करने की जबरदस्त क्षमता है। ये 700 से 2000 किलोमीटर अंदर तक रूसी रिफाइनरी और इंडस्ट्री को उड़ा रहे हैं। यूक्रेन के पास बाबा यागा जैसे भारी बम वर्षक ड्रोन हैं। ये रात के अंधेरे में थर्मल कैमरों की मदद से रूसी बंकरों और टैंकों पर बमबारी कर वापस लौट आते हैं। ज़ेलेंस्की के आर्सेनल में शार्क और लेले का 100 जैसे टोही और सर्विलांस ड्रोन हैं, जो रूसी हवाई क्षेत्र में घुसकर लाइव वीडियो और रूसी आर्मी की सटीक लोकेशन भेजते हैं। समंदर की लड़ाई के लिए मागुरा V5 और सी बेबी जैसे ड्रोन रूसी शैडो फ्लीट के लिए 4.5 साल से काल बने हुए हैं। यूक्रेन ने बीती रात AN-196 ल्यूटी ड्रोन से मॉस्को और यारोस्लावल रिफाइनरी पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की का AN-196 ल्यूटी ड्रोन 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ान भरता है। यह सैटकॉम और INS के हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है। इसमें एंटी जैमर और AI प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। रूस के शक्तिशाली जैमर अगर इसके सिग्नल को ब्लॉक भी कर देते हैं, तब भी ये टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से इसे और एडवांस और घातक ड्रोन में बदल दिया है। टर्बोजेट इंजन से लैस होने के बाद ल्यूटी ड्रोन 4 छोटे सुसाइड ड्रोन एक साथ ले जा सकता है। जब यह किसी इंडस्ट्रियल परिसर या रिफाइनरी में टकराता है, तो इसमें फिर 4 छोटे बम कहीं ज्यादा तबाही मचाते हैं। रूस ने यूक्रेन पर पलटवार करते हुए सेना से जुड़े वेयरहाउस, मिसाइल और ड्रोन कंपोनेंट बनाने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर को निशाना बनाया। कीव में स्टीलर जेट वेयरहाउस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जहां यूक्रेन क्रूज मिसाइलों के कंपोनेंट बनाता है। रूस के निशाने पर कीव के पास बोरी स्पिल का वेयरहाउस भी आया। नेप्रोपेट्रोवस्क रीजन में नोवो मोस्कोवस्क का बड़ा ठिकाना रूस ने तबाह कर दिया।
यहां पर यूक्रेन के वो हथियार जमा थे जो नाटो देशों ने भेजे थे। कीव में एपी सेंटर स्टोर पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। ज़ेलेंस्की के होम टाउन किर्वी रीह में भी पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन का गेरान 5 ड्रोन नाइटमेयर बना हुआ है। यूक्रेन के एयर डिफेंस के पास गेरान 5 ड्रोन का कोई जवाब नहीं है। युद्ध में जेट इंजन से लैस गेरान 5 ड्रोन क्रूज मिसाइलों की तरह तबाही मचा रहा है, शहर के शहर जलाकर राख कर दे रहा है। गेरान 5 ड्रोन 450 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज स्पीड से हवा में उड़ता है। यह 950 से 1000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। गेरान 5 ड्रोन 90 किलो का विस्फोटक जहां क्रूज स्पीड से गिराता है, वहां दुश्मन के लिए भीषण नुकसान को रोकना नामुमकिन होता है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और गेरान ड्रोन का खौफ यूक्रेन की राजधानी कीव में इतना ज्यादा है कि लोग रातें मेट्रो स्टेशन के शेल्टर होम में काट रहे हैं। रूसी मिसाइलें और ड्रोन पूरी रात कीव में धमाके करते हैं। रिहायशी इलाके और बाजार अक्सर इनका निशाना बनते हैं। यह हाल सिर्फ राजधानी कीव का नहीं है, यूक्रेन के ज्यादातर बड़े शहरों में रूसी मिसाइलों की ऐसी ही दहशत है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बात ड्रोन और मिसाइल से आगे निकलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में रूस की टॉप लीडरशिप और सैन्य अफसरों के बीच 2 हफ्ते तक मीटिंग हुई है। ब्रिटेन और जर्मनी को सबक सिखाने पर सहमति भी बन गई है। यूक्रेन को एडवांस हथियार सप्लाई करने से पुतिन दोनों देशों से खफा हैं। लुकाशेंको को जिस तरह पुतिन ने अचानक मॉस्को बुलाया है, उससे युद्ध के और फैलने का खतरा बढ़ गया है। यूरोप के देश जैसे रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह पुतिन युद्ध में बेलारूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलारूस में पुतिन ने परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। ओरेश्निक और इस्कंदर मिसाइलों को पुतिन ने यूरोप के देशों से निपटने के लिए ही बेलारूस में छुपा कर रखा है। हालांकि परंपरागत परमाणु हथियार युद्ध में चलने की आशंका नहीं है, लेकिन टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी रूस कई बार दे चुका है। टैक्टिकल परमाणु बम अपेक्षाकृत कम वजन के होते हैं, कम दूरी में महाविनाश करते हैं। सबसे छोटा टैक्टिकल परमाणु बम 1 किलो टन का हो सकता है। सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 100 किलो टन का हो सकता है। रूस के पास 2000 तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं। जर्मनी और ब्रिटेन से युद्ध छिड़ने पर रूस इन्हें मिसाइलों और जहाजों पर तैनात कर सकता है। परंपरागत परमाणु के मामले में रूस के पास इतनी ताकत है कि वो 26 बार पूरी धरती का विनाश कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु बम केवल मिलिट्री के किसी बड़े बेस और वहां मौजूद सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि रेडिएशन का असर कितना बड़ा होगा, अभी इसका अंदाजा ही लगाया जा रहा है। दरअसल अब तक किसी भी देश ने टैक्टिकल परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि रूस अगर जर्मनी पर बमबारी करता है, ब्रिटेन में मिसाइलें दागता है, तो क्या विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी? दरअसल ब्रिटेन और जर्मनी नाटो के अहम देश हैं। अगर पुतिन ने एक भी बम इन दोनों पर गिराया तो 26 देश रूस पर टूट पड़ेंगे। ऐसा हुआ तो युद्ध के वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाने का खतरा है। रूस के विदेश मंत्री ऐसी बातों को खारिज करते हैं। युद्ध में 4.5 साल से यूक्रेन के साथ 26 नाटो मुल्क और अमेरिका लड़ रहे हैं, जबकि रूस के साथ सिर्फ किम जोंग उन है, जिसकी आर्मी रण क्षेत्र में रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इसीलिए रूसी विदेश मंत्री इस युद्ध के विश्व युद्ध बनने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे देश जिन्होंने हिटलर के साथ अपनी सेनाएं हटा ली थी और उन्हें हमारी तरफ कर दिया था, इस बार कई लोग इसे विश्व युद्ध कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ सिर्फ उत्तर कोरिया की ही सेनाएं हैं, बाकी सभी दूसरी तरफ हैं। तो विश्व युद्ध कैसे हो सकता है? पुतिन को जिस तरह से ज़ेलेंस्की नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक नौबत आने की संभावना न के बराबर है।